हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट में जो है सांख्यिकी से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। अब तक यूपी टेट एग्जाम जितने भी हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन सांख्यिकी से, यानी कहने का तात्पर्य कि आपकी माध्यिका से, बहुलक से, परिसर से और समांतर माध्य से, यानी माध्य, बहुलक, माध्यिका, परिसर, इन चारों से जो भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही आसान तरीके से एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बहुत अच्छे से जो है आपको परिसर, माध्य, बहुलक, माध्यिका को बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। दोस्तों बने रहें आप इस वीडियो में, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सारे क्वेश्चन आपसे जो है पूछे गए हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं। और इनको अच्छे से आप समझ लेते हैं तो आगामी जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपका कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई गलती आपसे नहीं होगी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चलिए सीधा हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है सांख्यिकी के अंतर्गत आज हम लोग इस वीडियो में माध्य, माध्यिका, बहुलक एवं परिसर को जानने का प्रयास करेंगे। तो इसको जानने के लिए हमने एक बहुत छोटा सा सबसे पहले उदाहरण लिया है। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग इन चारों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आपको जो है एग्जाम में कोई आंकड़ा या कोई प्रेक्षण दिया रहेगा, या उसे आंकड़ा बोलेगा या प्रेक्षण बोलेगा, इसी को हम लोग डाटा भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक आंकड़ा दिया गया है 9, 5, 8, 6, 10, 12, 6, 3, 4। कहता है निम्न आंकड़ों का मान लीजिए सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है भाई माध्य ज्ञात करिए। तो देखिए माध्य क्या होता है, माध्य को देखा जाए तो वो एक तरीके का औसत ही होता है। माध्य में क्या होता है कि सभी जितने भी आंकड़े होते हैं उन सभी आंकड़ों को जोड़ लिया जाता है और जोड़ने के बाद जितनी आंकड़ों की संख्या होती है उससे भाग दे देते हैं तो हमको जो है माध्य पता चल जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसा कि आप औसत में होता है कि सभी पदों को जोड़ लिया जाता है और जोड़ने के बाद सभी पदों को जब पदों की संख्या से भाग दे देते हैं तो औसत निकल जाता है। तो माध्य के लिए क्या करना होगा, ये जो सभी डाटे दिए गए हैं इन सभी डाटों को आपको क्या करना, सभी पदों का योग करिए, सब आंकड़ों को जोड़िए। तो 9, 5, 8 + 6 + 10 + 12 + 6 + 3 + 4, इन सभी को आपको जोड़ देना है और इन आंकड़ों को गिन लेना है। ये कुल मिला के कितने आंकड़े हैं, तो ये आंकड़ों की संख्या गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस 9 से भाग दे देना है। तो यदि इस तरीके का आंकड़ा दिया गया है जो आपके उदाहरण में लिखे गए हैं, ये अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। अगर इस तरीके का आंकड़ा दिया गया है और आपसे माध्य पूछा जा रहा है तो सभी आंकड़ों को आप जोड़ देना है, इनकी जितनी संख्या है भाग दे देंगे, माध्य निकल जाएगा। ये बहुत ही आसान होता है। जैसे इन सभी को जोड़ेंगे आपका तो 63 आएगा और 63 में जैसे ही 9 से भागा लगाएंगे तो आ गया समांतर माध्य 7। तो इस तरीके से सभी आंकड़ों को जोड़ करके आंकड़ों की संख्या से भाग दे देते हैं। इसका मतलब माध्य बराबर जो होता है अगर देखा जाए अर्थमेटिक मीन इक्वल होता है सिग्मा x अपान n। सिग्मा का मतलब होता है पदों का योग और n का मतलब होता है पदों की संख्या। तो बस पदों को जोड़ लीजिए, आंकड़े को जोड़ के आंकड़े की संख्या से भाग दे देंगे तो आपको जो है बड़े आराम से माध्य पता चल जाएगा। अब चलिए हम लोग माध्यिका की बात करते हैं। तो जो ये आंकड़ा दिया गया है, यदि आपको माध्यिका इस आंकड़े की निकालने को कहा जाए कि भाई निम्नलिखित आंकड़े की माध्यिका ज्ञात करिए, तो किसी भी आंकड़े की माध्यिका ज्ञात करने को कहेगा तो सबसे पहले उसे आपको आरोही या अवरोही क्रम में उस आंकड़े को व्यवस्थित करना होगा। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है वह अव्यवस्थित है, तो आपको व्यवस्थित करना होगा। चाहे तो आरोही क्रम में कर लीजिए, चाहे तो अवरोही क्रम में कर लीजिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर आरोही क्रम में पहले से ही कर रखा है कि आपका समय ज्यादा नुकसान न हो। तो ये इस आंकड़े को मैंने यहाँ पे आरोही क्रम में जब किया तो 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8, 9, 10, 11। तो पहला काम होता है कि आंकड़ों को जो है आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाना। और माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो दूसरा काम होता है वह आंकड़ों की कोई गिनती होती है। ये कितने आंकड़े संख्या में है तो आपने गिना है कि ये 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आंकड़ों की संख्या 9 है।
अब यहाँ पे जैसे ही आंकड़े को गिनते हैं तो इसकी संख्या पता चलती है। तो फिर यहाँ एक चीज देखते हैं कि यह संख्या सम में आ रही है, आंकड़ा सम आंकड़ा है कि विषम। तो 9 आपको पता है कि यह 9 विषम संख्या होती है, यानी आंकड़ा यहाँ विषम के रूप में है। तो जब जो है आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यिका कैसे निकलता है, मीडियन। तो माध्यिका का जो सूत्र होता है विषम के लिए क्या होता है, तो कुछ नहीं, माध्यिका बराबर होता है n+1/2 और वहां पद का मान होता है, वहां पद का मान। मतलब जरा समझिए यहाँ पे, यहाँ जैसे आंकड़े की संख्या 9 आ गई है तो 9 है, उसमें 1 जोड़ देना है, फिर उसका आधा कर देना है। तो 9 1 10 हो जाएगा, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5वां पद आ गया। देखिए ये सूत्र भी याद नहीं करना होगा, मैं बता रहा हूं, आगे चल के मौखिक होगा। 5वां पद का मान, यानी 5वां, इसका मान माध्यिका 5 नहीं आएगी। ऐसा नहीं करना है कि 9 में 1 जोड़ दिया 10, 10 में 2 से भाग दिया 5 तो आंसर 5 माध्यिका माना जाएगा। नहीं, 5वें पद का मान माध्यिका माना जाएगा, लेकिन उसे आपको देखना कहां पड़ेगा, जो आपने जहां पे आपने आंकड़ों को आरोही क्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है वहां पे देखेंगे। यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5वां पद माध्यिका होगा। यहां आप देख पा रहे हैं कि 5वां पद जो है उसका मान कितना है, 6 है, इसलिए माध्यिका क्या मानी जाएगी, 6। अगर आप इस आंकड़े में खोजेंगे अव्यवस्थित वाले में 5वां पद, तो 1 2 3 4 5, यानी 5वां पद 10 आ रहा है, जो कि गलत है। तो इसीलिए देखिए माध्यिका होती क्या है, दिए गए आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेने पर जो प्राप्त मध्य पद का मान होता है, प्राप्त जो मध्य पद का मान होता है वही माध्यिका कहलाता है। यानी जो मान आएगा, तो जैसे ही आपने ऐसे सवालों को तुरंत लगा सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता, केवल दिए गए आंकड़े को आरोही क्रम में कर लीजिए और तुरंत इसकी संख्या को काउंट कर लीजिए। अगर विषम आ रहा है, जैसे विषम आ रहा है तो उसमें 1 जोड़ के पहले सम बना लीजिए। तो 9 में जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दे दीजिए तो 5 आ जाएगा। अब 5 माध्यिका नहीं हुआ, 5वां पद का मान माध्यिका होगा। तो जो इसमें 5वां पद होगा और वो 5वें नंबर पे जो गिनती आएगी वही माध्यिका होगी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5वां पद की जगह 6। अगर यही मान लीजिए अगर सम वाला माध्यिका ज्ञात करना है तो इसके लिए मैं आगे एक उदाहरण लिया हूं, उस सम का भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले तो चलिए, अगर माध्यिका निकालना होता है तो एक काम करना पड़ता है, पहले आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है, फिर आंकड़े की काउंटिंग करते हैं, वो सम आ रहा है कि विषम आ रहा है। सम आने पे सम का फार्मूले का प्रयोग करेंगे, विषम आने पर विषम के फार्मूले का प्रयोग करके माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। बहुत आसान होता है। अब आइए बहुलक की बात करते हैं। मान लीजिए ये जो आपके सामने आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़े में आपको बहुलक बताना है। तो देखिए बहुलक का मतलब होता है कि जो आंकड़ा जो है अधिक बार आया हुआ, यानी जो प्रेक्षण ज्यादा बार आया हुआ है या जो आंकड़ा अधिक बार आया हुआ है वही जो आंकड़ा अधिक बार आया होगा, जो पद अधिक बार आता है वही बहुलक माना जाता है। बहुलक जिसकी बहुलता ज्यादा हो, जिस पद की बारंबारता ज्यादा हो। तो कौन सा पद ज्यादा बार आया है, तो ये अब देखिए इसमें आरोही अवरोही क्रम में करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन आंकड़ा अधिक बार आया है। सब एक एक बार आए हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 6 कई बार आया है, 2 बार। यहाँ देख रहे हैं 6 का प्रयोग 2 बार हुआ है, इसलिए बहुलक जो होगा, कौन सा पद इसमें बहुलक माना जाएगा, तो वो 6 होगा, क्योंकि 6 की बारंबारता अधिक बार है, 2 बार आया है। तो जिस पद की बहुलता ज्यादा हो वही बहुलक कहलाता है। बहुलक बहुत आसान होता है। अभी बहुत सारे सवाल यूपी टेट से लिए गए हैं जो आगे जाके और क्लियर होंगे। अब आगे देखिए, आपको परिसर बताना है। मान लीजिए इसी आंकड़े का परिसर बताना है, तो परिसर में देखिए क्या होता है कि जो भी आंकड़ा दिया जाता है या जो भी प्रेक्षण दिया जाता है उसका हम उच्च प्रेक्षण और निम्न प्रेक्षण, यानी दोनों, एक उच्च डाटा और निम्न डाटा, यानी उच्च आंकड़ा और निम्न आंकड़ों का जो अंतर होता है ना, वही परिसर होता है। जैसे इसमें आप व्यवस्थित किए हैं आरोही क्रम में, तो सबसे छोटा डाटा 3 है और सबसे बड़ा डाटा 12 है। तो बड़ा डाटा 12 में से छोटा डाटा 3 घटा देंगे तो इसका परिसर आपका 9 आ जाएगा। आगे देखिए एक जगह आया है कि अधिकतम एवं न्यूनतम, यूपी टेट में पूछा गया है, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है। तो भाई देखिए अधिकतम, ध्यान देना है, अधिकतम एवं न्यूनतम जो प्रेक्षणों
का अंतर क्या कहलाता है मेरे भाई? तो यही अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों का अंतर ही क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। यही परिसर यानी रेंज होता है। तो इस तरीके से आप एक उदाहरण के माध्यम से सबसे पहले एक जनरल तौर पे ये समझने का आपने प्रयास किया कि वास्तव में जो है माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, परिसर क्या है, बहुलक क्या है। तो ये कुछ चीज़ों का एक जनरल सा आपके दिमाग में डायग्राम गया। अब हम लोग यूपी टेट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन या अन्य एग्जाम में संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर बात करते हैं। तो आगे एक क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो। अब ये आंकड़ा दिया गया है, लेकिन मैं इस आंकड़े को यहाँ पे आरोही क्रम में पहले से कर लिया हूँ कि थोड़ा समय बच जाए हम लोगों का। तो जो आंकड़े को आरोही क्रम में देखिए, वो दिया गया आंकड़ा ये है और आंकड़े का आरोही क्रम हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो आंकड़ा रहेगा उसका हम आरोही क्रम लिखेंगे। तो यहाँ पर आरोही क्रम में कर दिया हूँ। 69 है, 73 है, 78 है, 79 है, 85 है, 86 है, 96 है, 96 है, 97 है और 100 है आपका। तो 96 दो बार है। अब कह रहा है कि इसकी माध्यिका। तो आपने क्या किया, आंकड़े को देखा, फिर आंकड़े को आपने आरोही क्रम में कर लिया। अब जो है दूसरा जो काम बनता है इसमें आंकड़े के आरोही क्रम करने के बाद, वो होता है आंकड़ों की संख्याओं को गिनना कि वो सम हो रहा है कि विषम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 10 आ रहा है, यानी ये सम हो रहा है। तो जब आंकड़े की संख्या सम हो तो माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, आइए पहले उसका एक बार फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। तो जब आंकड़े की संख्या सम हो तो उसका फार्मूला होता है n/2 वहां पद का मान, ठीक है। अब फिर होता है n/2 + 1 वहां पद का मान, यानी उससे एक ज्यादा कर देते हैं। वहां पद का मान जो होगा सभी के बटा में क्या कर देते हैं 2। अब यहां ध्यान देना है, जैसे यहाँ n का मान 10 आ गया तो यहाँ हो जाएगा 10/2 पद का मान, ठीक है। जो पद का मान जो आएगा प्लस 10/2 धन 1 उससे एक ज्यादा वहां पद का मान। अब बटा के क्या कर देंगे आप 2। तो अब देख रहे हैं जैसे ही 10 में 2 से भाग देंगे तो 5वां पद का मान आएगा। यहाँ 5 नहीं बल्कि 5वां वहां पद आएगा। तो 5वां पद का मान, और यहाँ करेंगे तो 2 5 10 एक ज्यादा। हमेशा जैसे यहाँ 5वां पद आ गया तो निश्चित रूप से एक ज्यादा इसमें आपको कर देना है, यानी 6वां पद का मान। तो 6वां पद का मान लिख देंगे। अब मान लिखने के बाद 2 से भाग देंगे तो माध्यिका आएगी। तो 5वां पद कहाँ खोजना होगा? 6वां पद आरोही क्रम में 1 2 3 4 5। तो ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो 85 हो रहा है। 5वां पद 85 और 6वां पद 86 है। आपको 85 में 86 जोड़ के 2 से भाग दे देना है। 6 5 11 8 8 16 1 17। 171 में 2 से भाग देना है तो 2 8 16 हो जाएगा और 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10। 85.50 या 85.5 सोआन ये आपकी माध्यिका होगी। तो क्या इतना बड़ा लगेगा? नहीं लगेगा। आपने एग्जाम में देखा, बस सीधा उसको आरोही क्रम में पहले तो सजाना पड़ेगा। एक काम जरूर करना पड़ेगा, आरोही अवरोही क्रम में सजाइए, फिर बस आंकड़े को गिनिए। यदि आंकड़े की संख्या सम आ गई, 10 आ गई, तो कुछ नहीं करना भाई। 10 आ गया तो बस 10 का आधा कर देना, इसका आधा, यानी जो सम रहेगा तो इसका आधा कर देंगे तो हमको पद का मान पता चले। तो आधा करिएगा, 10 का आधा 5वां पद आएगा। अब फिर उसमें एक ज्यादा बढ़ा देना है। 5वां पद के बाद कौन सा पद आता है? 6वां पद। तो 5वां पद में 6वां पद को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो सम वाले की माध्यिका आ जाएगी। माध्यिका ये है, ये माध्यिका सम वाले आंकड़ा की है। बस हो गया आपका। तो ठीक है, तो आपकी मेन ये माध्यिका निकल गई सम वाले की। तो कुछ नहीं, जो मान रहेगा लिख देना है जैसा कि लगाया गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो समझ में आ गया कि कुछ नहीं, सम जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं और यहाँ आंकड़े को आपने गिना और यहाँ पर आंकड़ा आप गिन रहे हो। मान लीजिए यहाँ आ रहा है n का मान 12। तो कुछ नहीं, 12 आ गया तो इसका मतलब 2 से भाग देंगे तो 2 6 12, 6वां पद आएगा। 6वां पद आएगा, फिर एक ज्यादा कर देना है, उससे 7वां पद आएगा, फिर 2 से भाग दे देंगे तो वही सम वाले की माध्यिका आ जाएगी। तो बहुत आसान है। सम वाले में कुछ नहीं करना, उसको आधा कर देना है, फिर उससे एक बढ़ा देना है, उनके दोनों पदों को लिख के 2 से भाग। अगर विषम है तो कुछ नहीं करना, विषम में केवल आपको उसको सम बना देना है और सम बना करके भाग दे देना है 2 से, जो आएगा। जैसे देखिए कि यहाँ लिया गया है विषम का,
तो यहाँ दूसरा सवाल है ना, ये एक आंकड़ा दिया गया है, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों का काम होगा आरोही क्रम में सजाना। तो आप लोग लिख दीजिए यहाँ पे आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो देखिए मैं सजा लिया हूँ। 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 20 है, 21 है, 25 है, 38 है और 40। तो आरोही क्रम में सजा लिया। फिर इसके बाद देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आंकड़ों की संख्या 9 आ गई, विषम आ गए, विषम में आंकड़े हैं। तो तब माध्यिका विषम वाले का क्या होता है, कुछ नहीं, विषम को सम बना लो आप। अब 9 आ रहा है तो 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5 माध्यिका नहीं होगी, 5वां पद का मान माध्यिका होगा। तो 5वां पद कौन है, यहाँ आरोही क्रम में खोज लीजिए। 1 2 3 4 5, यानी ये 20 हो रहा है बस। तो माध्यिका बराबर क्या होगा, n + 1/2 वां पद का मान, यानी 9 1 10/2 काटिएगा, 10/2 का मतलब हो जाएगा 5वां पद। 5वां पद ही माध्यिका होगा, 1 2 3 4 5। तो आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं, जो मध्य पद का मान होता है वही आपका माध्यिका होगा। ठीक है, तो सम के लिए मामला अलग है, विषम के लिए अलग है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, आगे कैसे क्वेश्चन लिए गए हैं। सब यूपी टेट से संबंधित क्वेश्चन है अब तक जो भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब देखिए कह रहा है, आगे कह रहा है क्वेश्चन बहुलक देखिए दिया गया है यहाँ पे। बहुलक एक कह रहा है कि इस निम्न आंकड़े का बहुलक ज्ञात करिए। अब यहाँ दिया गया है 16 10 7 7 7 22 54 17 21। अब ये जो आंकड़ा दिया गया है इस आंकड़े का बहुलक बताना है। तो अब जो पद अधिक बार आया होगा, यानी जिसकी बहुलता ज्यादा होगी वही बहुलक होगा। जिसकी बहुलता ज्यादा हो बहुलक, तो कौन सा अंक ज्यादा बार आया है या कौन सा आंकड़ा ज्यादा बार आया है। तो देख रहे हैं 7 का प्रयोग 3 बार हुआ है, बाकी सभी का प्रयोग 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 बार। तो इसमें देख रहे हैं 7 का प्रयोग जो हुआ, 7 कै बार आया, 3 बार आया। आप देख पा रहे हैं कि 7 जो है ना वो 3 बार आया है। इसका मतलब यही इसका बहुलक माना जाएगा, जो अधिक बार आया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या माना जाएगा, 7 माना जाएगा। तो जो ज्यादा बार आया है वही बहुलक हो जाएगा भाई, ये चीज समझ गए। अब एक जो है ऐसे भी देता है, परीक्षा में पूछा है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक 62 है। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको बहुलक जो है 62 दे रखा है इसने। कहता है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक 62 है और यक्ष के रिक्त स्थान पर क्या आएगा, कौन सा अंक आएगा। फिर यहाँ पे आपके सामने डाटा दिया है 21 21 22 22 200 अब इसके बाद 213 है या 60 60 60। तो इसमें मैं बता रहा हूँ जो अधिक बार आए हैं ना उसी को केवल केयर करना है। 60 जो है 3 बार आया है, 63 आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 बार आया है, 62 भी कई बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में क्या दिया है, x दिया है। तो कह रहा है यक्ष के जगह क्या आ जाए कि उस पूरे आंकड़े का बहुलक 62 हो जाए। तो पहले जो अधिक बार आए उनको लिखना है भाई। 60 कितनी बार आया है, तो जो 60 आया है वो आपका बस 3 बार आया है। अभी अगर बात करते हैं हम लोग 63 की, तो वो कितनी बार गिना गया, 5 बार आया है। और 62 भी देखा जा रहा है तो कई बार आया है, 5 बार आया है। और आपका आंसर क्या कह रहा है कि बहुलक क्या होना चाहिए, 62। तो सबसे अधिक बार तो यही 62 एवं 63 आए हैं, 5 बार। लेकिन दोनों बराबर है, इसलिए नहीं कह सकते कि किसकी बहुलता ज्यादा, यहाँ दोनों बराबर है। तो चूंकि बहुलक 62 करना है, इसलिए जैसे ही हम लोग यक्ष के जगह 62 लिख देंगे, तो यानी अब 62 जो है 5 बार न होकर के कई बार हो गया, 6 बार हो गया। तो जिसकी बहुलता अधिक बार होती है वही ना बहुलक होगा। तो बहुलक 62 बनाने के लिए इस खाली स्थान पे 62 ही रखना पड़ेगा, तभी बहुलक 62 होगा, अन्यथा नहीं होगा। कारण क्या है कि 63 भी 5 बार आया है और 62 भी 5 बार। तो जिसको बहुलक बनाना होगा उसकी बहुलता आपको बढ़ानी होगी। चलिए अब बहुलक आप समझ गए, बहुलक आपसे आएगा तो बहुत आसानी से कर लेंगे, आप परिसर भी कर लेंगे आराम। अब देखिए आगे कह रहा है, एक क्वेश्चन दिया गया है, वो कह रहा है 5 11 7 21 25 38 13 20 40 का माध्य ज्ञात करना है। देखिए माध्य का मतलब वही औसत बताना है भाई। तो माध्य का मतलब औसत ही होता है, समझो। तो देखो 5 दिया, 11 दिया, 7 दिया, 21 दिया, 25 दिया,
38 दिया आपका, फिर 13 दिया आपका, 20 दिया, 40 दिया। कोई बात नहीं, सभी को लिख लीजिए। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो आपको 9 से क्या दे देना है? भाग दे देना है। तो जितने भी माध्य का मतलब हो रहा है कि जितने भी आंकड़े हैं, जो भी डाटे हैं, उनको जोड़ लीजिए, उनकी जितनी संख्या है भाग दीजिए, वही माध्य हो जाता है। उसी को समांतर माध्य या माध्य बोलते हैं, और वही एक तरह से देखा जाए तो औसत ही होता है। तो इसको जैसे ही आप जोड़िएगा ना, तो जोड़ने पर आपको 180 आएगा, और 9 से भागा दीजिएगा तो 9 दूना 18, यानी इसका आंसर 20 आ गया। तो माध्य बहुत आसान होता है, औसत के तरीके होता है। आप सभी पदों को जोड़ लीजिए, सभी आंकड़ों को, और जितने आंकड़े हैं उनकी संख्या से भाग दे दीजिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां, कारखाने में कार्यरत लोगों की आयु वर्ग निम्न है, तो उसका परिसर बताना है। देखिए, एक कारखाना है जहां कार्य करने वाले लोगों का आयु वर्ग दिया गया है। तो यहाँ पे जो आयु वर्ग है ना, इसको जब आप देखिएगा तो देखिए है आयु वर्ग 31 है, 41 है, 28 वर्ष के हैं, 54 वर्ष का व्यक्ति है, 34 वर्ष का, 27 वर्ष, 23 वर्ष, फिर 33 वर्ष, फिर 35 वर्ष, फिर 42 वर्ष। और कह रहा है इसका आपको परिसर बताना है। एक कारखाने में काम करने वाले लोग हैं, इनका जो है परिसर बताना है। तो आपको परिसर के बारे में अभी बताया गया, वो यही बताया गया कि अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों का अंतर, यानी परिसर का मतलब होता ही है कि अधिकतम प्रेक्षण, यानी सबसे अधिक आयु वाला व्यक्ति कौन है? वही तो होगा। तो सबसे अधिक आयु वाला देख रहे हैं इसमें 54 वर्ष का है, और सबसे कम एज का व्यक्ति जो दिख रहा है वो 23 साल वाला है। तो 54 से 23 घटा दीजिएगा, जो आएगा वही आपका जो है इसका परिसर माना जाएगा। क्योंकि परिसर में क्या होता है कि उच्च प्रेक्षण में से निम्न प्रेक्षण का अंतर कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं। तो जो भी सबसे बड़ा डाटा हो, जो सबसे छोटा डाटा हो, उसको घटा देने से जो मान आता है वही परिसर बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे बड़े आराम से। यहाँ देखिए 1 बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ 31 वर्ष। तो परिसर देखा जाए तो इसका कितना आ गया? 31, क्योंकि देखिए 3 1 4, 3 1 4, 3 2 5, ठीक है, 31 वर्ष आ रहा है। तो ये चलिए क्वेश्चन लग गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला बहुत अच्छा एक क्वेश्चन यूपी टेट में ही पूछा गया है, वो ये है कि यदि प्रेक्षण x, x+3, x+5, x+7, x+10 का माध्य 9 हो, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताओ। देखिए भाई, यहाँ कुछ प्रेक्षण दिए गए हैं, उन प्रेक्षणों को लिखिए। तो कह रहा है पहला प्रेक्षण x है, दूसरा x+3 है, x+5 है, x+7 है, x+10 है। ये प्रेक्षण है, और इन प्रेक्षणों का माध्य कह रहा है कि 9 है। तो कह रहा है कि अंतिम 3, ध्यान देना, अंतिम 3 प्रेक्षणों का क्या बताना है? अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य पूछा है आपसे। अंतिम 3 कौन होंगे? यही होंगे। तो जब तक इनकी संख्या नहीं पता चलेगी, जब तक इन तीनों का मान नहीं पता चलेगा, तब तक अब इन तीनों का मान पता चल जाए तो इन तीनों को जोड़ करके 3 से भागा दे दीजिए, तो अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य आ जाएगा। तो यहाँ अब देखिए यहाँ पे कुल जो है प्रेक्षण कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो देखिए माध्य बराबर होता क्या है? देखिए माध्य बराबर होता क्या है भाई? करते क्या है आप? प्रेक्षणों का योग अब बटा होता है प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ माध्य क्या दिया है? 9, तो 9 लिख दीजिए। प्रेक्षणों का योग यानी x, फिर x+3, x+5 और x+7 और x+10, ये लिख लीजिए। और अपान जो है कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे, 9 बचे, इसका गुणा करिएगा तो 45 आएगा। यहाँ 5 बार x आया है तो 5x हो जाएगा। अब 10 देखिए, 7 में 3 जोड़िए 10 हो गया, 10 5 15, 15 में 10 जोड़िएगा 25 हो गया। फिर देखिए 5x बराबर 45 से 25 घटाइए तो 20 आ जाएगा। 5 चौको 20 आ गया, x का मान 4 आ गया। वास्तव में देखा जाए तो पहला जो प्रेक्षण था वो 4 था, 4 3 7 हो जाएगा, फिर 5 4 9 हो जाएगा, x का मान 4 रखेंगे 11 हो जाएगा, और यहाँ 4 रखेंगे तो 14 हो जाएगा। अब कह रहा अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताना है, तो अंतिम 3 प्रेक्षण लिख लीजिए। 9 है, 11 है, 14 है। लिख करके 3 से भाग दे दीजिए तो उसका क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। अंतिम 3 का माध्य, अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य यही होगा आपका। तो जैसे इसको आप लगाएंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा। 34 में आपको
3 का भाग दे देना है, जो आएगा आपका देखा जाए तो 10 सही देखा जाए तो 4/3, क्योंकि 10 × 30 = 4, 10 सही 4/3 आ जाएगा इसका, या डेसिमल में भी आप निकाल सकते हैं। तो ये रहा इसका जो है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जो अंतिम क्वेश्चन है, और अंतिम नहीं है, आपका जो यहाँ से इस नीचे से जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे कि भाई अगर आपका माध्य हो और आपकी माध्यिका हो और आपका बहुलक हो, ठीक है, इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो देखिए जो बहुलक होता है, जो बहुलक है वह माध्यिका का 3 गुना, यानी 3 गुणे माध्यिका, अब -2 गुणे होता है आपका माध्य, यानी माध्यिका का 3 गुना करिए, माध्य का 2 गुना करेंगे, अंतर करेंगे, जो मान आएगा वह बहुलक हो जाएगा। कहने का मतलब यदि आपको माध्यिका पता हो, माध्य पता हो, तो बहुलक आप इस फार्मूले के द्वारा पता कर सकते हैं, या इन तीनों के बीच यही रिलेशन होता है। क्या होता है भाई, जो बहुलक है ना, एक बार पुनः देख लें, जो बहुलक है वह माध्यिका का 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका का 3 गुना एवं माध्य का 2 गुना का क्या होता है, अंतर यानी माइनस। ठीक है, समझ पाए होंगे। तो ये बहुत ज्यादा पूछा गया, इसको तैयार रखना है। अब चलिए कुछ जो है यूपी टेट एग्जाम में अन्य भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कुछ टेक्निकल टाइप के, देख लो आप। कहता है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो देखो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में 3 मापें ही आती है। देखिए इसमें परिसर केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है, देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, यानी देखा जाए यदि हम किसी आंकड़े का समान माध्य निकालें या माध्यिका निकालें या बहुलक, तो ये डाटे लगभग जो है एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी केंद्र मतलब किसी भी एक अंक के आसपास ही घूमते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें में 3 मापें आती हैं बस। आपका एक माध्य होता है, एक आपकी माध्यिका होती है और एक आपका बहुलक होता है। ये चीज ध्यान देना है। परिसर इससे अलग है, या परिसर दे दे या परास दे दे, परिसर या मान लीजिए परास। तो परास केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है भाई। ये क्या होता है, सबसे हाई डाटा और सबसे लो डाटा, तो हाई डाटा में से लो डाटा घटा देते हैं, जो अंतर आता वो। तो परास जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में नहीं आता। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ग अंतराल 30 से 40 का मध्यमान। देखिए दिया है वर्ग अंतराल 30 से 40 का, आपसे कह रहा है मध्यमान बताओ भाई। ठीक है, पहली बात तो ध्यान दो, यहाँ वर्ग अंतराल दिया है, तो वर्ग अंतराल जब होता है, जब आंकड़ा वर्ग अंतराल के रूप में होता है, तो यहाँ 2 सीमाएं होती हैं, एक निम्न सीमा, एक उच्च सीमा। जैसे इसमें आपसे पूछा जाए निम्न सीमा क्या है, तो निम्न सीमा जो है इस आंकड़े की वो 30 है, और आपसे कहा जाए उच्च सीमा क्या है, तो वो आप बताएंगे 40 है। तो निम्न सीमा 30, उच्च सीमा 40 हो गया। अब मध्यमान कैसे निकलता है, तो मध्यमान निकलता है भाई ना, उच्च जो सीमा होती है उसमें क्या करते हैं, निम्न सीमा को जोड़ देते हैं, अब बाई 2 कर देते हैं। कहने का मतलब चाहे निम्न में उच्च को जोड़ के आधा करिए, चाहे उच्च में निम्न को जोड़ के आधा करिए, मध्यमान आ जाएगा। यानी 30 और 40 जो वर्ग अंतराल है इसका मध्यमान बताना है, तो उच्च सीमा 40 है, निम्न सीमा 30 है, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 70 का आधा क्या हो जाएगा, 35। तो मध्यमान मान लीजिए आपसे कह रहा है 50 और 60 का मध्यमान बताइए, तो कुछ नहीं, 50 में 60 को जोड़ करके आधा कर देंगे तो आपका 55 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से, इसमें उच्च सीमा पूछेगा 60, निम्न सीमा पूछेगा आपका 50 और कितने का। अब देखिए कभी कभी आपसे बस वर्ग अंतराल पूछता है, बहुत बड़ी ध्यान देने की चीज है कि यहाँ पे आपसे पूछेगा वर्ग अंतराल बता था। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन आपसे। जैसे मान लीजिए कह देता कि 50 से जो 60 है ना, यह वर्ग अंतराल बताइए, इसका वर्ग अंतराल बताना इस आंकड़े का। यह वर्गीकृत आंकड़ा है, देखा जाए तो वर्गीकृत आंकड़ा, कोई वर्गीकृत आंकड़ा 50 से 60 का वर्ग अंतराल। तो जो वर्ग अंतराल होता है ना, वो अंतर, देखिए अगर कहेगा वर्ग अंतराल बताइए, पहली बात एक एक चीज समझो आप। पहले यहां समझो कि इस जो है आंकड़ा की निम्न सीमा क्या है, तो निम्न सीमा क्या हो जाएगी आपकी 50। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए उच्च सीमा बताइए इस आंकड़े की, तो कहेंगे 60।
अगर कहेगा वर्ग अंतराल बताओ कितने का वर्ग अंतराल चल रहा है, तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे। यानी कहने का मतलब आपको क्या करना होगा, उच्च सीमा में से आपको निम्न सीमा को घटाना होगा, तब आएगा। यानी 60 में से 50 घटाइएगा तो वर्ग अंतराल कितने का गैप चल रहा है, 10 का। और अगर आपसे मध्यमान पूछ दे तो मध्यमान के लिए क्या करना है, उच्च सीमा 60 में निम्न सीमा 50 को जोड़ के आधा, तब जोड़ के आधा करेंगे। वर्ग अंतराल पूछेगा तो घटाएंगे दोनों सीमाओं को आपस में, मध्यमान पूछेगा तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, यानी 55 आ जाएगा। तो ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इस पर जो है क्वेश्चन आपसे यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे 5 के लिए टैली चिन्ह बताइए। पहली बात देखिए, हम यहाँ पे कुछ अंक लिख रहे हैं, जैसे 1 का टैली चिन्ह, यहाँ टैली चिन्ह। तो देखिए सांख्यिकी के अंतर्गत टैली चिन्ह भी लगाने को आता है, यहाँ संख्या लिख दीजिए टैली चिन्ह। तो 1 का अगर कोई 1 लिखा है तो इसका टैली चिन्ह 1 निशान, 2 के लिए 2 खड़ी पाई, 3 के लिए आपका 3, 4 के लिए ये 4 है, और 5 के लिए ध्यान देना है, यही पूछा गया है आपसे टेट एग्जाम में। तो ये अब आप 4 लाइनें खींच लेते हैं ऐसे, और फिर इधर से राइट साइड से ऐसे, इधर राइट साइड का जो है आपका वहां का शीर्ष और इसका जो है लो यानी नीचे वाला ऐसे मिला दीजिए। अभी 6 कहता तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, और ये 6। मान लीजिए 9 कहता तो 1 2 3 4, 4 के बाद इसको मिला देंगे 5 हो गया। अब यह 5 का टैली चिन्ह है, फिर आपको 4 चाहिए तो 4 खड़ी पाई। 10 के लिए देख लीजिए बस 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 और ये ऐसे समान किसी का पूछेगा तो हो जाएगा। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई, टैली चिन्ह लगाना, और ये पूछा गया है। कभी भी आएगा किसी के लिए तो टैली चिन्ह आप लगा लेंगे। आगे है, कहता है किसी बहुलक का बंटन ज्ञात किया जाता है। बहुलक देखिए, किसी बहुलक का बंटन ज्ञात किया जाता है, बहुलक का बंटन आयत चित्र द्वारा। अब देखिए परीक्षा में पूछा गया है कि किसी भी बहुलक का बंटन ज्ञात करना। जैसे कोई बहुलक है, किसी बहुलक का जो बंटन ज्ञात करना, तो उसमें कई ऑप्शन रहेंगे। तो किसी भी बहुलक का जो बंटन ज्ञात किया जाता है वो किस चित्र के द्वारा मेरे भाई, आयत चित्र के द्वारा, ध्यान देना है। किसी भी बहुल, जैसे देखिए इसी में देखा जाए यहाँ पे 62 की बहुलता जो है 6 बार आई थी, तो मान लीजिए ये मतलब किसी भी बहुलक को देखा जाए तो आयत चित्र के द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है, यानी बहुलक को आयत चित्र के द्वारा जो है उसका प्रदर्शन किया जाता है, ये चीज ध्यान में रहे। आगे कह रहा किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई क्या दर्शाती। जैसे मान लीजिए ये आयत चित्र है, ये इसको आप ऐसे तमाम आयत चित्र आप बना सकते हैं, ये आयत चित्र है। तो ये कह रहा है कि किसी भी आयत चित्र में जो है उसकी जो ऊंचाई किस चीज को दर्शाती है। अब यह इसकी ऊंचाई मानी जाएगी, यह किस चीज को दर्शाती है, तो ध्यान देना भाई मेरे, यह उच्च सीमा को दर्शाती है। किसी भी आयत में, आयत चित्र में, देखिए ये है पूरा कहा जाएगा आयत चित्र, ठीक है। अब आयत चित्र में जो ऊंचाई किसको दर्शाती है, तो जो आयत चित्र में जो ये ऊंचाई होती है ये पूरी ऊंचाई मानी जाएगी। यह किसको दर्शाती है, तो उच्च सीमा को दर्शाती है, यानी उस आंकड़े की उच्च सीमा को, जो डाटा है उसकी ये उच्च सीमा को आयत चित्र की ऊंचाई प्रदर्शित करने का काम करती है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि है। एक विधि है सांख्यिकी के अंतर्गत जिसे कहा जाता है प्रसरण का विश्लेषण, ठीक है। प्रसरण का विश्लेषण विधि है, और तो इस विधि के जन्मदाता कौन है या इसको कौन जो है इसकी खोज किया, तो उनका नाम है, याद रखना है आपको, आर ए फीसर, यानी फीसर द्वारा जो है, ये फीसर द्वारा दी गई विधि है। अब आगे बढ़ते हैं। अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों का अंतर कहलाता है। देखिए भाई 2017 में पूछा गया तो बार बार हो गया कि अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों का अंतर ही आपका परिसर कहलाता है, रेंज। अब कह रहा यदि आंकड़ों को क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों, मान लीजिए कि यदि कोई आंकड़ा दिया गया उसे आरोही या अवरोही क्रम में आपने व्यवस्थित कर लिया। अब व्यवस्थित करने के बाद कह रहा है कि यदि दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटा लिए जाएं तो केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सीमा प्रभावित होती है। तो देखिए जो अगर दोनों प्रेक्षणों के, अगर जैसे आपने कोई आंकड़ा दिया है, जैसे ये आंकड़ा है, इसको आपने आरोही और आरोही क्रम में कर लिया। अब कह रहा है यदि इसके जो है
दोनों छोर से चरम प्रेक्षणों को हटा लिया जाए। तो अगर दोनों छोर से चरम प्रेक्षणों को हटा लेंगे तो कौन सा सांख्यिकीय आंकड़ा जो होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान देना, पहली बात ध्यान देना, माध्यिका नहीं परिवर्तित होगी, माध्यिका में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन परिवर्तन किस में होगा, जो परिवर्तित हो जाएगा वो एक तो माध्य परिवर्तित हो जाएगा और दूसरा आपका बहुलक। ये दो प्रभावित हो जाएंगे। अगर दो आंकड़ों को, जो दोनों छोरों से जो चरम प्रेक्षण का आंकड़ा है, अगर चरम प्रेक्षण के आंकड़े को अगर आप जो हाईएस्ट जो चरम प्रेक्षण का जो डाटा है अगर उसे हटा लेंगे आप, तो समांतर माध्य और बहुलक प्रभावित होगा, माध्यिका नहीं प्रभावित होने वाली है, क्योंकि माध्यिका तो बीच में ही होगी ना। मध्य पद तो आपको बीच में ही मिलता है, आरोही अवरोही क्रम में जब सजा लेते हैं, जैसे जब भी माध्यिका होगी तो इसके बीच में ही कहीं ना कहीं होगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, यदि ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।